अजीत भाई, हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। बोलिए। हाँ प्रमेल जी। एक तो ये सब्जियां और इनकी मार्केटिंग की बात हो रही थी। एक जो अपने नर्सरी के पौधे बेचने वाली भी एक खास समस्या थी, तो उस पे भी थोड़ा उन हम सब बताना चाह सवालों रहे पे अभी आगे आएंगे आएंगे। ठीक हाँ। है, ठीक है, चलिए, तो ठीक है। अपन अपने सवालों पे आ जाते हैं। ठीक है सब। मुख्य सवाल। देखिए, एक सबसे बड़ी जो समस्या आप लोग कह रहे थे कि सब्जी गल गई है और बहुत नुकसान हुआ है। गल की, तोरी और बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि पानी में गल गई हैं। तो इसमें दो बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये वर्षा की अनियमितता, मौसम की अनियमितता, अब किसान को यह मानना पड़ेगा कि यह जारी रहेगी। किसान ये ना सोचे कि इस बार मौसम खराब था, अगली बार मौसम ठीक हो जाएगा। हमको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यूइंग वेरिएबिलिटी, मतलब जो विभिन्नता है मौसम की, उसका सम्मान करना पड़ेगा। हम उससे चाहें कि ये खत्म हो जाएगा या हम इससे निपट लेंगे, जो पुराने तरीके हैं हमारी खेती के, वो हमें बहुत चुनौती देंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज अब जलवायु परिवर्तन के साथ में बिल्कुल ही इनप्रिडिक्टेबल, मतलब बिल्कुल ही, हिंदी में कहें तो बिल्कुल ही अजीत क्या कहेंगे इनप्रिडिक्टेबल को? आ, मतलब जिसको अनुमान आप नहीं लगा अनुमान सकते नहीं लगा आप। सकते। हाँ, अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि 25 दिन तक बरसातें नहीं हुई, दो बीच बरसात के बीच में। और ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में इतनी बरसात, इतने मिलीमीटर हो गई कि भर दिया पूरा खेत और भर, और सब सब्जी सब गल गई। ठीक है। और 20 दिन बरसात नहीं हुई, मालूम पड़ा जून में बरसात आई थी, 15-20 जून को, उसके बाद बरसात, सोयाबीन भी लगा दिया, फिर बरसातें नहीं हो रही, सोयाबीन उग गया, फिर सूख गया। ठीक है। ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमको इस जो मौसम की विभिन्नता है, इसको हमको स्वीकार करके इसके अनुरूप ही हमको रणनीति अपनानी होगी सब्जी या फसल उत्पादन के लिए। मेरा आज का संदर्भ सब्जी को लेकर है। तो किचन गार्डन में आपको करना है बोरी में सब्जी लगाने का तरीका अपनाना है। हर महिला को आप ये कहिए कि कम से कम 10 बोरी तैयार करे, सीमेंट वाली। ठीक है। सीमेंट वाली बोरी, 50 किलो की जो सीमेंट की बोरी होती है, या कोई और भी बोरी हो आपके पास में, बोरी 3-4-5 रुपए में मिल जाती है पुरानी बोरी। ठीक है। उस बोरी में 40% गोबर की खाद, 40% मट्टी और 20% रेत। ठीक है। यही जो, मतलब एक एक बहुत सिंपल एक रेशियो है, जिस रेशियो में पोषक तत्व भी हैं और ठोस पदार्थ मट्टी के रूप में, मट्टी में भी पोषक तत्व होते भी हैं। 3-4% अच्छी मट्टी भरे, उसमें कोई ऐसी खराब मट्टी ना भरे, और रेत भी रहेगी 20%। तो उसमें क्या है कि पानी, नमी रहेगी रेत के साथ। क्या कि बड़े जो पार्टिकल होते हैं, तो और ऑर्गेनिक जो मैटर है, इसके साथ में कार्बनिक जो पदार्थ है, इसके साथ में वो नमी को बांधे रखेगा रेत। और अगर उसमें रंध्र नहीं होंगे मट्टी में, मट्टी मान लो बिल्कुल चिकनी मट्टी डाल दी, तो रंध्र नहीं होंगे, तो उतनी तेज, जितनी तेज तड़का लगेगा, धूप तेज लगेगी, तो नमी भी उसकी चली जाएगी। ठीक है। तो ये बोरी ले लें, और घर के जो उसका जो घर है, पक्का मकान है या झोपड़ी है, केवलू का मकान है, अगर 10 बोरी है आपकी, 10 बोरी में आप बेल लगाएं। नीचे है फिर भी, तो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। अगर 10 बोरी में 2-2 बेल लग गई, 20 बेल हो गई आपकी। और 20 बेल, मतलब ये जो बेल है, ये सारी कुकर बिट्स, मतलब जो चढ़ने वाली क्रीपर वेजिटेबल, जो चढ़ने वाली सब्जियां हैं,
उनके लिए मैं कह रहा हूँ। चढ़ने वाली सब्जी सबसे पहले गलती है कि ऊपर से तो ठीक है सर, नीचे गल गई है, क्योंकि उसकी जड़ जो है बहुत दूर तक जाती है, ऐसे फैलती है ऊपर ऊपर, ठीक है, नीचे भी जाती हैं, लेकिन जैसे ही पानी रुका तो गढ़ जो बहुत तेज जड़ गलन रोग उसमें लग जाता है और जड़ गल जाती है उसकी, ठीक है, और वो फिर किसी उपचार से उपचारित नहीं होती जैसे ही पानी रुका। तो अगर आपने बोरी में अगर 10 बोरी तैयार कर ली, 10 बोरी पहले तो गांव में मिल जाएगी, आपको फ्री में भी मिल सकती है, नहीं तो 50 रुपए खर्च करने हो, 50-60 रुपए बोरी खर्च कर लो, कोई बात नहीं। और गोबर की खाद, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, 40% कह रहा हूं, गोबर की खाद है, तो फिर आप 60% गोबर की खाद ले लो, 30% आप मट्टी ले लो और 10% रेत ले लो, ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि गोबर की खाद वैसे ही थोड़ा सा उसमें पोर स्पेस ज्यादा होते हैं, रंध्र ज्यादा होते हैं और भुरभुरा होता है वो पूरा। तो 60, 30 और 10, मट्टी भी जरूरी है, क्योंकि मट्टी से फिर जो है क्या है कि वो थोड़ा सा बांध के रखेगी मट्टी, ठीक है, उस मट्टी को, सिर्फ गोबर की खाद से बात नहीं चलेगी, तो उसको आप लगा दो आप, ठीक है। थोड़ा अगर बहुत बढ़िया गोबर की खाद है, मट्टी है, रेशियो कोई ऐसा नहीं है, गांव का आदमी भी कोई बता सकता है कि इस वाले रेशियो में अच्छी मट्टी चलेगी, कोई मैं वैज्ञानिक नहीं हूं इस काम का, ठीक है, मेरा भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, ठीक है, आपका ओपिनियन भी एक जो आप बता रहे हो किसान को, तो ऐसा नहीं फिक्स है बिल्कुल एकदम नाप तोल के, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य बात क्या है कि पोषक तत्व किस रूप में हो, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। कार्बनिक पदार्थ क्या है, गोबर की खाद है, उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट गोबर की खाद में होते हैं, वर्मी कंपोस्ट में थोड़े ज्यादा होते हैं, तो जब वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो थोड़ा कम डालो 40%, गोबर की खाद डाल रहे हो थोड़ी ज्यादा डाल लो भैया 60%, ठीक है, ये है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम लोग कहते हैं कि मट्टी जीवित रहनी चाहिए। मट्टी जीवित कैसे रहेगी, जब मट्टी में कार्बनिक पदार्थ होंगे जिसको सूक्ष्म जीव माइक्रोबियल खाएंगे, और माइक्रोबियल खाएंगे, पचाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर माइक्रोबियल मर जाएंगे, फिर नए माइक्रोबियल आएंगे, मट्टी जीवित रहेगी, ठीक है, जीवित मट्टी और कुछ नहीं। मैं मट्टी के ऊपर आपका सेशन किसी दिन अलग से ले लूंगा, उसके पास मेरे प्रेजेंटेशन वगैरह भी हैं, उसका मेरा थोड़ा एक्सपर्टाइज भी माटी मांगे मोर और मट्टी को लेकर है, तो मैं बाद में उसके ऊपर कभी आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन अभी बात ये समझो कि आपको थैली जो बनानी है 10 थैली, उसमें आपको अच्छी पोषक तत्व, अच्छे कार्बनिक पदार्थ वाली मट्टी और थोड़ी सी रेत भी एक अनुपात में रखनी है। अगर जैविक अगर आपके वर्मी कंपोस्ट है 40 वर्मी, 40 मट्टी और 20 रेत, वर्मी कंपोस्ट नहीं है 60 गोबर की खाद, 30 मट्टी और 10 जो है आपका प्रतिशत रहेगा आपका रेत। इसमें आप सीधे सीड लगा दीजिए, खीरा लगा दीजिए, करेला लगा दीजिए, लौकी लगा दीजिए, तोरी लगा दीजिए, ठीक है, टिंडा और कोई बेल वाली जो भी आपकी फसल जो है, कद्दू लगाना हो कद्दू भी लगा दीजिए, लेकिन कद्दू भी लगा सकते हैं, कद्दू भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मौसम, अगर आप ये सोचे कि अब खुल गया है और अब जो है बरसात का पानी नहीं लगेगा, तो जड़ें अगर नीचे निकल रही हैं तो बोरी अगर थोड़ी सी नीचे से, वो आप पता है कि यही पौधा रहेगा, तो जड़ों को नीचे जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो चुनौती का समय था बरसात का वो निकल गया, खत्म हो गया, अब ये गलेगी नहीं, ठीक है। ये जो मैं बोरी का जो मैं उपाय बता रहा हूं, ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है, और बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश के भाग जहां पर बाढ़ आती है वहां पर तो और भी कारगर है, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में तो पानी 6-6 फीट बढ़ जाता है और कई कई दिन तक लगा रहता है, तो वो लोग ये जो बोरी पर जो सब्जी है। हेलो, मुझे लगता है कि फरमीन भाई क्या डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? हाँ, हो गया। दूसरी बात जो आ गई मेरी कि ये तो है बेल वाली कुकर बिट्स
फसलों के लिए बोरी में आप रोपित करें और आनंद उठाएं। ठीक है, बरसात आए लग जाए पानी, कोई दिक्कत नहीं, महिला के पास में सब्जी रहेगी। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि आपने भिंडी लगाई, भिंडी गल गई, ठीक है, तो भिंडी हमारे साकिर पठान भाई कह रहे हैं परमिल भाई काली मट्टी वहां पर, सही है भाई, काली मट्टी है, क्या करोगे, काली मट्टी है, पानी लग जाता है, भिंडी हो सोयाबीन हो सब गल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं रेज एंड फ्रो, मतलब नाली और मेड़ के ऊपर आपको लगाना है। आपको अच्छी मेड़ बनानी है जल निकासी के लिए, मतलब नाली बन जाएगी जल निकासी के लिए, मेड़ बन जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए कि 1 फीट चौड़ी, आप कम से कम 1-1.5 फीट चौड़ी आप मेड़ बनाइए और नाली बनाइए। मेड़ की ऊंचाई कितनी रहेगी प्रमिल भाई लगभग अंदाज से? कम से कम 1 फीट मेड़ की ऊंचाई, हाँ 1 फीट और 1.5 फीट चौड़ी, 1 फीट ऊंचाई वाली मेड़ बनाइए। उस पर आप लगाइए, 1.5 फीट है तो दो लगा दीजिए चोबे, ऐसे करके लगा, वो किसान कर लेंगे। ठीक है, मुख्य बात जो मेरी तरफ से है वो है मेड़ के ऊपर ही आपको लगानी है और 1 फीट ऊंची मेड़ हो, बीच में नाली हो। ठीक है, और मेड़ को मत खराब कीजिए। अभी जैसे भिंडी कटी, उसके बाद आपको रबी में अभी चना लगाना है, कुछ लगाना है, लगवा दीजिए, सब्जी लगानी है मेड़ पे लगा दीजिए, मेड़ को मत खराब कीजिए। मेड़ को फिर ढक भी सकते हैं, गर्मी अभी जैसे रबी का आएगा मौसम तो उसको वनस्पति से आच्छादन कर दीजिए, जीवाणु संरक्षित रहेंगे और आपको पानी भी कम देना पड़ेगा, सब्जी भी झमाझम होगी उसमें। ठीक है, क्योंकि खरीफ में आप बुआई कर रहे हैं, बरसात से पूर्व आप बुआई कर रहे हैं और बरसात में वो सब्जी लेनी है आपको, तो काली मट्टी में बिना मेड़ के समतल खेत में सब्जी का उत्पादन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। इवन सोयाबीन का उत्पादन भी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। रिज एंड फ्रो मेथड, बीबीएफ मशीन भी आती है, वो आप लोग भी जानते होंगे, सब देखते होंगे, मेड़ बनाने वाली मशीन आजकल आ रही ट्रैक्टर के पीछे। ठीक है, ऊंची ऊंची मेड़ बना देती हैं। तो सब्जी के तो हमारे छोटे किसान हैं, बिना मेड़ बनाए सब्जी करो मत भैया, सीधी सी बात है। फिर भले मेड़ के ऊपर खाद डालो, लगाओ, गोबर की खाद लगाओ या जो कुछ भी लगाना हो। ठीक है, तो ये दूसरी बात ये थी। ठीक है, सब्जी नर्सरी की जो बात है, नर्सरी कैसे लगाएं, तो नर्सरी अगली स्लाइड कर सकते हैं अजीत भाई। मैं कर रहा हूं। नर्सरी की बात देखो भाई, अगर आप ये भी आगे जाने दो, ये तो आप ही लोगों का है, ये तो सब पता है सबको, लड़कों को कि भाई, और किसान को भी पता है किस समय क्या बोलना। ये वाली ऊपर भी हम चर्चा कर ही चुके हैं एक तरह से। ठीक है, इसको भी जाने दीजिए आगे। हाँ, ये नर्सरी पर आ जाए। ठीक है, कि हाँ इसको रुकिए, कि क्या उद्देश्य होते हैं नर्सरी लगाने के, कि अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार करने के लिए, गैर अंकुरण के प्रारंभिक नुकसान को रोकने के लिए, प्रारंभिक चरणों में कीट के हमले को रोकने के लिए, उत्पादन की लागत को कम करने के लिए। ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं जो ये कहते हैं कि हमको पौधा पहले नर्सरी में तैयार करके फिर उसको मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ये 4 उद्देश्य हैं। ठीक है, अब भाई अच्छी गुणवत्ता का पौधा सबको चाहिए। जब हम ऐसे ही नर्सरी लगाते हैं तब नुकसान क्या होता है, पौधा उखाड़ने में नुकसान होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मिर्ची या टमाटर या बैगन की जब आप पौध लेके आते हो और वो कागज में लपेटी होती है या किसी पत्ते में लपेट के गांव में मिलती है पास के बाजार में, नीचे की जड़ें बहुत टूटी होती हैं या नीचे की जड़ें बहुत लंबी हो जाती हैं, या जो पौधा है वो जो अच्छा पौधा है, पौधा जो ट्रांसप्लांट होना चाहिए वो मैक्सिमम 15 से 20 दिन के बीच में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर पौधा हो जाता है तो उसकी जो मूल जड़ है वो लंबी हो जाती है और नीचे वो जड़ में चली जाती, जमीन में चली जाती है,
तो जब उखाड़ते हैं और पानी में लपेटते हैं, गीली मिट्टी में लपेटते हैं, जड़ टूटी हुई होती है। जड़ टूटी हुई होती है तो खेत में फिर जाती है और खेत में जाके फिर वो चलने में उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। चल जाती है लेकिन थोड़ा वक्त उसको लगता है, या उसमें कई बार कोई बीमारी भी आ गई तो वो सूख जाती है। तो नर्सरी लगाने के लिए एक तो ये तरीका है, जो ये आपको सीड ट्रे की जो बात बताई है मैंने, कि ट्रे खरीद सकते हैं। लेकिन इसके, क्योंकि अभी आप लोग ये ट्रे वाला जो काम है, ये थोड़ा जब आप बड़े स्तर पर प्लान कर रहे हो, या थोड़ा सा आप इसके लिए उद्यमी चिन्हित करके, उनकी पहचान करके, उनके साथ उनको ट्रे दिलवाकर, नर्सरी लगवाकर पौधों का वितरण कर रहे हो तो ठीक है। अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आप लोगों की चर्चा से मुझे पता चला कि आप ये कह रहे हो कि पौधे बिकवाएं कैसे, पौधे कैसे बिकें बाजार में, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोगों के पास नर्सरी में पौधे लगा लिए, या इस ट्रे में भी पौधे लगा लिए। हमारे साथ ही हुआ था, हमारे साथियों ने 10,000 लगा लिए थे, और वो लगाए एक ही साथ थे, एक साथ सब बड़े हो गए। और बाजार में उस समय क्या हुआ, बरसात आ गई, और बरसात कई दिनों तक रही, खेत गीले थे। लोगों ने कहा कि अभी हमको पौध चाहिए नहीं, और जब पौध चाहिए थी तो पौध खूब हो गई, एक एक पिटकी बड़ी, तो वो ट्रांसप्लांट वाली लायक बची नहीं थी। ठीक है, तो कई तरह की चुनौतियां आती है नर्सरी वालों के लिए। तो इसको कैसे प्लान करें? तो पहले मैं ये ट्रे वाली है, इससे पहले एक और आसान तरकीब बता देता हूं। जो गांव में जो रोपा पौधा लगाते हैं तो वो कैसे लगाएं जिससे उनकी जड़ों को नुकसान ना हो और पौधा बिल्कुल सही से निकल के आ जाए। तो इसके लिए मेरे साथियों, याद रखो, जब गांव में जब बेड बनवाते हैं थोड़ा सा कम तुलनात्मक से, फिर हमने घास फूस से ढक के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी की ड्रिंचिंग कर दी, छिड़काव कर दिया, फिर वो 3-4 दिन में पौधा बाहर निकल आता है। घास उठा लेते हैं, छाए में है तो फिर वो पौधा बढ़ जाता है, फिर उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। होता क्या है, जब आप गोबर की खाद डालते हैं और अधिक गोबर की खाद डाल देते हैं, तो जैसे ही 3-4 दिन का पौधा होता है और जैसे 7वें-8वें दिन पर जाता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है। वो आपको आपकी जो नर्सरी है, गांव में किसान की यहाँ नर्सरी है, उसमें बढ़ते ही क्या होता है कि उसका जो जड़ है तेजी से नीचे चली जाती है, और आपको लगता है कि बहुत बढ़िया पौध नर्सरी में चल रही है। फिर आप उसको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप उसको ट्रांसप्लांट करते हो। जब उखाड़ते हो, पानी दे के भले उखाड़ो तो, लेकिन वो टूटती है उसकी जड़, नुकसान होता है। इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि जब आप नर्सरी की बेड आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जड़ कितनी चाहिए? जड़ चाहिए आपको, मान लो इतनी चाहिए, 1.5 इंच चाहिए जड़ पौधे की, क्योंकि आपको 15 दिन में पौधा आपको खेत में लगाना है। 1.5 इंच चाहिए, तो इसका मतलब आप जब टोकरी मट्टी आप ये गोबर की खाद और मट्टी आप मिलाकर रख लेते हो बेड बनने के बाद में बिछाने के लिए, आप रेत लेके आओ। सबसे पहले रेत की एक लेयर बनाओ, नीचे रेत की एक लेयर बनाओ। जो बेड है आपका, मान लो आप 1 मीटर और 3 मीटर लंबी आपकी बेड है, जहां पर आप सब्जी की खेती की नर्सरी तैयार कर रहे हो। रेत की एक करीब 1 सेंटीमीटर मोटी एक लेयर बिछा दो। उसके ऊपर फिर आपको 2 इंच जड़ का पौधा चाहिए, 2 इंच गोबर की खाद और मट्टी मिली हुई लेयर चढ़ा दो। उसके ऊपर फिर आप सीड डालो, और सीड डालने के बाद आप हल्की मट्टी
हल्की जो गोबर की खाद और मिट्टी मिला हुआ उस पर बुरबुरा आप छिड़काव करके आप उसको ढक दो, अगर छाया वहां पर नहीं है तो, नहीं तो आप जैसे करते हो वैसे पौधे को उगने दो। होगा क्या कि जब 15 दिन बाद जब आप उखाड़ोगे, तो पौधा जब उखाड़ोगे तो जैसे बर्फी ट्रे में जमाते ना बर्फी मिठाई खाने वाली, तो चक्का उसका निकलता है, ठीक है, चक्का, तो वैसे चक्का वो निकलेगा। पौधे की जड़, क्योंकि जो रेत वाली जो नीचे लेयर है उस पर रुक जाती है, ठीक है, या वहां पर जो है उस समय उस रेत में होती है, तो वो टूटती नहीं है। आप समझ रहे हो, इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बहुत पहले लोग ऐसे करते थे, नए लोग भूल गए, जैसे राख वाली बात करें तो भूल गए। तो जो नीचे लेयर नर्सरी लगाने में जो नीचे अगर रेत की आपने एक लेयर लगा दी 1 सेंटीमीटर मोटी, ठीक है, तो वो क्या है, वहां हवा भी रहती है, पौधे की जो जड़ ऊपर से बनती है वो भी मजबूत बनती है। अगर ठोस नीचे मट्टी है तो इतनी अच्छी जड़ नहीं बनेगी, मजबूत बनेगी, लेकिन मतलब जो बड़ चौड़ी होके एक पौधे में जड़ आएगी वो नहीं होगी, नुकीली आ सकती है, नुकीली होती है, ठीक है, वहां पर मतलब संपूर्ण जड़ों का विकास होगा, एक गुच्छे में विकास होगा। गुच्छा ही चाहिए जड़ों का एक पौधे के साथ में, ठीक है। आप उसको फिर उखाड़ लीजिए और उसको रोपित कर दीजिए। आप फर्स्ट क्लास की नर्सरी, नंबर 1 की नर्सरी से पौधे वो होंगे, और वो जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे बहुत अच्छे से चलेंगे। अब किसी साथी ने कहा कि इनका उपचार कैसे करें। उपचार करने के लिए अजीत भाई इसमें हमने कहा बीजामृत से उपचार करें, जैविक उपचार जो है। और बीजामृत बहुत आसान तरीका है, अगर आगे की स्लाइड में दे रखा है, आगे कीजिएगा जरा अजीत भाई। हाँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बीजामृत वैसे भी आप हैं, ये तो बेनिफिट वगैरह बताया हूँ तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। ये लड़कों इनको दे दीजिएगा सबको मटेरियल, हिंदी में भी लिखा है, प्रोसेस क्या है उसमें भी वही सब बातें। ये वाला है, कीट प्रबंधन है ये, नहीं इसके आगे है, इसके भी आगे, ये वाला है। हाँ बीजामृत ये है। बीजामृत मतलब बीज का अमृत। ये सवाल मैं इसलिए जा रहा हूँ सीधे सवाल पर, ये पहले पूछा था आपका जो व्हाट्सएप हाँ, चैट थी उसमें कि बीज उपचार कैसे करें। तो देखिए बीज उपचार होता क्या है, पहले ये समझ जाइए। हम कोई आप खुद साइंटिफिक बनिए, साइंटिस्ट बनिए। ये जो बीज उपचार है, बीज के ऊपर एक माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीवों की आवरण है, कोटिंग है या आवरण है। इस सूक्ष्म जीवों का आवरण करने से फायदा क्या होता है, जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं, तो होता क्या है, जब बीज में से प्रांकुर और मूलांकुर, हिंदी में बोले तो मतलब मूलांकुर मतलब मूल जो नीचे जाता है, मूल का अंकुरण मूलांकुर, और प्रांकुर जो ऊपर जो तना बनता है वो वाला, एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है। तो जो अच्छे जो मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं, वो जब हम इसके ऊपर बीज के ऊपर आवरण लगा के रखते हैं, और वो जब नमी पाते हैं खेत में और बीज अंकुरित होता है, तो जैसे ही जब वो बाहर आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो सूक्ष्म जीव मिलते हैं वो अच्छे दोस्त मिलते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो माँ का दूध पिया, अब माँ के दूध में पौष्टिकता है, ठीक है, बच्चे को पता नहीं कितनी बीमारियों से बच्चा निपट सकता है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि अगर हमने केमिकल खाद के साथ में, रासायनिक चीजों के साथ में मिलाकर बीज बोया है, और वो जब उसके संपर्क में आता है तो बीज कुमला जाता है, बीज परेशान हो जाता है, कभी जमता है और कभी जमने के बाद भी सूख जाता है। तो जो बीजामृत है, अमृत नाम दिया है इसको सुभाष पालेकर जी ने, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। सुभाष पालेकर जी का नेचुरल जो वो फार्मिंग के एक बड़े एक्टिविस्ट हैं हमारे देश में।
और पूरे भारत में वो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और सारी केमिकल क्या नाम है? खेती। सुभाष फालेकर जी, आप उनका नाम डालेंगे गूगल में, सुभाष फालेकर जी का, तो बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वीडियो वगैरह सब मिलेगा। ये प्रेजेंटेशन भी सुभाष फालेकर जी के से ही प्रेरित है। ये जो स्लाइड है, ये कोई मेरा इंटेलेक्चुअल इस पर राइट नहीं है, बाकी के मैंने बनाए हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है उन्हीं की प्रेरणा स्रोत, उन्हीं का है पूरा का पूरा। और पूरे आंध्र प्रदेश में 6 लाख किसानों ने ये पद्धति अपनाई है और यूएन ने उसको सम्मानित किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने भी जो ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को स्कीम बनाई है। और पूरा अभी तो पूरे भारत के कृषि विभाग भी इसके ऊपर ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं और आने वाले समय में इसके ऊपर योजनाएं भी लागू होंगी और एनजीओ को भी शायद एंगेज करेगी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि एनजीओ ही इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सरकारी लोग का अप्रोच थोड़ा अलग है, तो इसके ऊपर बहुत बातचीत चल रही है। तो बीजामृत का अर्थ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग रेडीमेड बात बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे समावेश के लोग अर्थ समझें इसका मतलब क्या है। तो वो जो बीज के ऊपर जो आवरण है, और ऐसा आवरण जिसमें अच्छे माइक्रोबियल, अच्छे सूक्ष्म जीव, जब बीज अंकुरित होता है, उसका मूलांकर प्रांकुर बाहर निकलता है, तो उसका स्वागत, वेलकम करने के लिए बाहर उसको मिल जाते हैं। ठीक है, वो है बीज आवरण। अब ये जीवाणु तैयार कैसे होते हैं, इसकी सिंपल सी विधि है। गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर और चूना, ठीक है, इसको मिलाया जाता है एक मटकी में रख के। ठीक है अजीत भाई, मैं इसकी जो पूरी प्रोसेस है, इसकी आप गूगल में डालेंगे हाउ टू प्रिपेयर बीजामृत हिंदी, ठीक है, तो आपको वीडियो क्लिप मैं पहले भेज चुका हूँ यार आपको, ठीक है, पहले तक भेजी है मैंने, तो ये आपको बहुत सारे वीडियो क्लिप आपको हिंदी में मिल जाएंगे। तो इन लड़कों को सबको आप वो साझा कर दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह से बीज उपचार होगा। बीज उपचार इसके बाद बताता हूँ कि बीजामृत इन तत्वों से बन जाएगा। इसके बाद उसको आपको नमी में इस पर बीज के ऊपर मतलब हल्का छिड़काव करके बीजामृत का उसको छाया में सुखाना है, 1 दिन 2 दिन जैसे सूख जाए, ठीक है, उसको धूप में नहीं सुखाना है और फिर उसको बीज को लगाना है, ठीक है, यही बात है, ठीक है। तो मैं ये बस इसमें से बीजामृत ही ले रहा हूँ, बाकी चीजें मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। वो कभी नेचुरल फार्मिंग के बारे में चर्चा करूंगा तब आपको प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर बड़ा चर्चा हो जाएगी। अजीत भाई समझ रहे हो, ठीक है। रिक्वायर्ड एटलीस्ट मतलब 30 मिनट कम से कम चाहिए इसको एक्सप्लेन करने में। समझ गया, काफी सारा उसमें मामला है। हाँ, पीछे कर दो स्लाइड को। हाँ, पीछे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए। ये अपना ऑब्जेक्टिव वाला हो गया था इस पे। हाँ, ये भी लगभग आपने। हाँ, बेनिफिट मतलब ये बात हो रही थी कि कैसे बीज उपचार करें, तो वो बीज उपचार बीजामृत से करना है। बीजामृत की विधि का वीडियो, क्योंकि वीडियो हमेशा याद रहता है, वो अजीत भाई आप सब लोगों को हिंदी पे कैसे वीडियो बनाएं, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी गूगल पर हैं, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। आपको सावधानी ये रखनी है कि हल्का सा बीजामृत का छिड़काव करके और इसको छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, ठीक है, और उसके बाद इसको लगाना है। और ठीक है, एक ज़्यादा 24 मतलब लगाने के बाद इसको 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखना बीज को अपने पास। ऐसा नहीं कि बीज उपचार करके फिर रखे पड़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप कोशिश उसकी एक सबकी अवधि होती है और बीजामृत के असर का भी एक अवधि है। उनके जीवाणु को भी चाहिए कि तुरंत उनको फिर भोजन वगैरह मिले, ठीक है। अगर बीज में लगा के लपेट के रखे हैं तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि कुछ दिनों बाद फिर उनका असर कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आपने जैसे ही बीज का ट्रीटमेंट कर दिया है तो उसके ज़्यादा 3 दिन के अंदर बीज को आप लगा दें, उसको ज़्यादा उसको ना रखें। लाभ क्या है नर्सरी के? नियंत्रण वातावरण के तहत अंकुरण प्रतिशत उच्च। इससे क्या होता है कि आप एक नियंत्रित वातावरण दे देते हैं, ठीक है, और अंकुरण प्रतिशत बीज से अच्छा होता है क्योंकि बीज उपचार कर देते हैं आप।
उच्च अंकुरण के कारण रोपाई के लिए पौधों की ऊंचाई नहीं, मतलब एक ये भी है कि जब अच्छा अंकुरण होता है तो एक समान पौधे अंकुरित होते हैं, ठीक है। तो एक जैसे पौधे आपके इसमें ट्रांसप्लांट भी आप आसानी से कर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप रोपित भी उनको आसानी से कर देते हैं। और इससे क्या है कि लागत भी कम लगती है ये पूरा का पूरा, और कीट और रोग हमला नियंत्रण भी करते हैं। ये जब आप नर्सरी लगाते हैं तो कीड़ों वगैरह का जो प्रकोप है तो नर्सरी की अवधि काल में वह भी आपको बहुत आसान होता है कि छोटे से भूभाग के ऊपर आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है अजीत भाई, आगे। ठीक है, उत्पादन लागत भी कम होती है। ठीक है, अगला स्लाइड, ये वाला, इसके भी आगे। अच्छा ये प्रोसेस है। हाँ, वैसे प्रोसेस मैंने बता दिया है लेकिन इसको भी पढ़ देता हूँ। नर्सरी बढ़ाने में हम मूल रूप से नर्सरी और सिंचाई स्रोत, मिट्टी के प्रकार आदि के लिए साइट चयन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, हम बातचीत कर दिए कि कहाँ पर नर्सरी लगना चाहिए। भाई पानी की सुविधा होनी चाहिए, छाया होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण चीज है। एक जगह जो नर्सरी चुनी जाती है जंगली जानवर वगैरह वहां ना आए, वर्षा के प्रत्यक्ष हमले की वर्षा भी एक साथ, मतलब वहां पर ऐसा ना डूब में चला जाए वो, ठीक है, सूर्य की रोशनी से भी कवर हो, ठीक है। नर्सरी में भूमि की तैयारी फसल के समान, अंग्रेजी में पढ़, मैं गूगल ट्रांसलेट किया हूँ भाई नहीं, इसको मैं टिक कर दूंगा, इसको नर्सरी सिमिलर टू क्रॉप। हाँ, मतलब बड़ी फसलों के समान ही जो है जो सब्जी की फसल है उसकी भी खेत की तैयारी एक जैसी होती है, लेकिन मुख्य जो अंतर है इसमें बंड बनाने का, वही जो मेड़ बनाने का छोटा, और उसके ऊपर बीज लगाने की जो बात है नर्सरी में जो आप करते हो कि बंड बनाते हो, मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं सेकंड मेथड ट्रे मेथड। ठीक है, तो ये जो दूसरा मेथड भी आपके साथ चर्चा हो गई जिसमें वर्मी कंपोस्ट और मिश्रित कंपोस्ट मिश्रण के साथ साधारण मिट्टी और रेत के को मिलाकर तैयार की जाती है। तो ये बात मैं दोनों मेथड में आपको बता चुका हूँ। पहला मेथड वो कि जिसमें बंड बनाकर और एक रेत की लेयर लगाकर उस पर फिर 2 इंच अगर जड़ चाहिए तो 2 इंच की गोबर खाद और मिट्टी मिलाकर 60-40 के अनुपात में बिछाकर उसके ऊपर बीज जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसको बीज को लगाना है और उसको हल्के से मिला देना है हल्के हाथों से, और फिर उसको ढक देना है, झारे से पानी देना है, वो नर्सरी है। ठीक है, तो वो बिल्कुल बढ़िया एकदम बर्फी का चक्का की तरह निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी जो नर्सरी है वो ये ट्रे वाली नर्सरी है। ट्रे में आपको नर्सरी लगाना है, इसका मैंने आपको बताया है कि वर्मी कंपोस्ट है तो 40 भाग वर्मी कंपोस्ट, 40 भाग खेत की अच्छी मिट्टी और 20 भाग रेत, तीनों को मिला के। बाकी जो आपने वो पढ़ा था किताब में वो सब नहीं, कुछ भी नहीं, वो भूल जाइए। जो अजीत भाई ने शेयर किया था और आप लोगों के सवाल बहुत आ रहे थे कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, वो सब छोड़िए, वो सब मट्टी उट्टी मत कीजिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है इसके पीछे तकनीकी जो हम लोग जो एग्रीकल्चरिस्ट जो एक हमारी जो गणना है, अगर नर्सरी में पौधा तैयार करते समय आपने बहुत ज्यादा पोषक तत्व डाल दिए, बहुत अच्छा बेस दे दिया, तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है, खेत में आप जाके ट्रांसप्लांट करेंगे, आपका उतना प्रोफेशनल मैकेनिज्म नहीं होगा खेत में। ठीक है, तो एक साथ फिर पौधे की ग्रोथ जो है नियंत्रित हो जाएगी, और जैसे ही जड़ जो बेस मटेरियल है उससे जब बाहर निकलेगी तब वो उसको उतना आनंद नहीं आएगा। या एक और बात कि पौधे की बढ़वार ज्यादा हो जाएगी नर्सरी में। ठीक है, जब आपने अच्छा बेस बना दिया तो जब ज्यादा बढ़वार हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, पौधे में फ्रूटिंग कम आएगी, उत्पादन कम हो जाएगा। तो बढ़वार अगर एक बार जैसे लंबा हो गया कोई बंदा, ठीक है, आप सोचो कोई बचपन से लंबा हो गया और फिर लंबा हो गया, फिर वो आप उससे सोचो कि वेट लिफ्टिंग करा लो मजबूत हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन है। ठीक है,
तो वो वैसे ही रहेगा, वो कमर लटक जाएगी उसकी, ठीक है। तो हम इतने पोषक तत्व ही दें नर्सरी बेड में, ये ट्रे वाली में या जमीन पर, ठीक है, कि वो हमारे खेत में जाके समझ जाए और खेत में जाके अच्छी पैदावार करे। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, ना कि नर्सरी में, ठीक है। और नियंत्रित रहेगा तो 2-3 दिन अगर मान लो लेट हो गया डिमांड में नर्सरी के, मान लो आपने गणना की है कि 15 दिन बाद लोग आपसे मांग करना शुरू कर देंगे, लेकिन मांग शुरू हुई 20 दिन बाद, तो 5 बचा रहेगा वो। हाँ, आपने डाला कोकोपीट, फलाना पेट ये सब ला के इंदौर से खरीद के, और वो बढ़ गया फटाफट, ठीक है, तो वो संभलेगा नहीं। ये वाला होगा तो समझ जाएगा। ये एक लाइन में एक लाइन में ऐसे एक बार में उसको ऐसे समझ लें कि जो उसमें बहुत सारी जो चीजें दी हुई हैं, वो फ्लैट में गमलों में लगाने वाला मामला है। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं रियल खेती की, कि भाई सबके पास जमीन है, रियल खेती। और मतलब हमारा जो किसान का जो परिदृश्य है बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। तो थोड़ा संघर्ष भी झेल ले पौधा, ऐसा वाला खेती की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में समझ गए हैं लोग, ठीक है। ठीक है अजीत भाई, ठीक है। अगला ये लागत, ये कीट प्रबंधन की बात है। तो कीट प्रबंधन में जो हम कह रहे हैं उद्देश्य क्या है कीट प्रबंधन के, अंकुरित पौधों में कीट और रोग आक्रमण को नियंत्रित करना, अंकुरित पौधे में कीट और रोगों को हमलों को रोकना, खेती की लागत को कम करने और सब्जियों का उत्पादन को बढ़ाना। लाभ क्या है, सब्जी को कीट रोगों से हमले से सुरक्षित रखेगा, उत्पादन में नुकसान को रोकें, खेती की लागत कम करें, ठीक है। प्रक्रिया क्या है, कीट रोग प्रबंधन 2 तरीके से किया जा सकता है, यांत्रिक और रासायनिक। तो यांत्रिक जो मैकेनिकल में मैकेनिकल जो हाथ से किया जाता है, उसमें गौमूत्र स्प्रे, ठीक है। ये पीला जो है फेरोमोन ट्रैप है, ठीक है। तो फेरोमोन ट्रैप अजीत भाई को मैं पहले बता चुका हूँ, वो सब कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। फेरोमोन ट्रैप लगाना, या फिर येलो स्टिक भी लगती है, ठीक है, ग्रीस वाली, तो वो लगाना। उससे क्या है कि कीड़ा उसमें आके चिपक जाता है, ठीक है। और फेरोमोन ट्रैप में जो उसकी रोशनी है उससे आकर्षित होके उसमें एक खुशबू भी, एक कैप्सूल पड़ता है, तो उससे जो है मादा आकर्षित होकर उसमें आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, फिर उसको आप नष्ट कर दें, ठीक है। बीज उपचार, मृदा उपचार, प्रकाश जाल, ठीक है। प्रकाश जाल भी जो है ये एक तरह से लाइट ट्रैप है, वही जो कह रहे हैं रात में लाइट जलाते हैं, ये लोग सब लड़के जानते भी होंगे, और उससे लाइट में फिर वो आकर्षित होके और नीचे कुछ पानी वानी रख देते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं कीड़े, ठीक है। ये सब जो है मैकेनिकल उपचार है। रासायनिक उपचार में तो इमाडा और क्लोरोपाइरिपास ये सब दवाएं हैं, लेकिन ये हम इसमें इसको डिलीट कर देना अजीत भाई, ठीक है। मैं इसमें लिख के इसलिए डाला था कि मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ा रहने दो, लेकिन हमको केमिकल में जाना ही नहीं। हम आपको हर फसलवार, क्योंकि एक जर्नल है यहाँ पर नर्सरी को लेकर, लेकिन फसलवार टमाटर में, बैगन में, मिर्ची में जैविक उपचार क्या होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ठीक है। ये कॉस्ट, ये जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मिक्सर जो है वर्मी कंपोस्ट 40%, फार्म सॉइल 40%, सैंड 20%, ये तीनों का फोटो डाला है मैंने गूगल से लेके, ठीक है। और पर प्लास्टिक सीट ट्रे कॉस्ट जो है किसी ने पूछा था, तो ये 12 से 80 रुपए है, और इसमें एक में जो है 50 से 100 पौधे, 104 पौधे तक इसमें लग सकते हैं। जो ट्रे आपके सामने रखी है अमेजॉन से मिल सकती है, और जो 80 रुपए वाली जो महंगी वाली है वो परमानेंट टाइप है, मतलब एक बार ट्रे ले लेंगे तो आप काफी समय तक, जैसे बर्फ जमाते हैं फ्रिज में, वो ट्रे रहती है उसी तरह से है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन सस्ती वाली जो है 10 से 12 रुपए, 14 रुपए, 18 रुपए में सस्ती वाली मिल जाती है ट्रे, जो आप किसान को बेच देते हैं सीड के साथ में। क्योंकि किसी ने पूछा था कि ट्रे से पौधे को कैसे निकालें, हाँ ये सवाल था। हाँ सवाल था। तो ये ट्रे में से पौधा आपको, जब पौधा रोपित करना है तभी हटाना है,
ठीक है, इसको पहले नहीं हटाना, खेत में रख के ही हटाना है इसको, ठीक है। तो जब आपको पौधा, आप जैसे नर्सरी ग्रोवर हैं, तो आप जब बेचेंगे पौधा जो महिला को, तो ट्रे के साथ बेचेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप महंगा ट्रे नहीं खरीद सकते आप। हाँ हाँ, वो ट्रे वापस नहीं लेने, आप महंगा ट्रे मत खरीदे, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 रुपए वाली ट्रे खरीदनी है, ठीक है। तो 15 रुपए वाली ट्रे में अगर 104 पौधे हैं, तो एक पौधे के अगर 100 पौधे तैयार होते हैं, तो एक पौधे के ऊपर कितनी कीमत आई? 15 पैसा। अजीत भाई 15 पैसा आई, ठीक है। और आपके पौधा तैयार करने की कीमत कितनी आई? मान लो 25 पैसा, 40 पैसा। आपने पौधा कितने का बाजार में आजकल बिकता है? 1 रुपए का तो कम से कम बिकता है। कितने का बिकता है? ज्यादा, 1 रुपए मतलब कम से कम बिकेगा, एक में कम से कम बिकेगा। मतलब हम यहाँ भोपाल में नर्सरी की बात करें तो भोपाल में 10 रुपए से कम कोई पौधा नहीं बिकता है, यहाँ की जो नर्सरी है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या बाकी साथियों को? जी आ रहा है। अच्छा, वो शायद प्रमेल भाई का कुछ कनेक्शन लूज हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी प्रमेल भाई जो बात कह रहे थे ना कि कितना पौधा की कीमत क्या रखनी है, तो आपकी लागत लगभग पौधे पे आ रही है ट्रे के साथ 40 पैसे की। तो अब उसको देखना है कि नंबर मेरा चला हुआ है। हाँ, वो बीच में आपकी आवाज चली गई थी प्रमेल भाई, उसके फोन करते हैं। हाँ यस, क्या कह रहे थे अजीत भाई? मैं कह रहा था कि आपकी बीच में आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। सॉरी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप ट्रे की कॉस्ट 20 पैसा प्रति पौधा मान लीजिए, ठीक है। और आप ये किसान को दे दीजिए, किसान ट्रे के साथ अपने खेत में जब उसको पौधा लगाना होगा वो ले जाके रख लेगा। वो पहले भी खरीद के ले जाके रख सकता है ट्रे सहित। आप कोशिश कीजिए कि वो पहले ही आपसे ले ले, 2 दिन 3 दिन पहले ही, जब उसको लगाना अपने घर ले जाकर रख ले, ठीक है। और वो उसको सीधे ट्रे से निकाल के ट्रांसप्लांट कर दे वो खेत में। और अगर उसकी ट्रे सुरक्षित है, आप उसको कह दीजिए कि हम आपसे ट्रे वापस 10 रुपए में ले लेंगे, समझ रहे हैं? तो आपको, क्योंकि वो ट्रे अगर मान लो 15-16 रुपए में मिलेगी, तो आप वो ट्रे उससे वापस ले लीजिए और कह दीजिए कि हम जब आपको अगली बार पौधा देंगे तो इसी ट्रे में दे देंगे आपको तैयार करके। तो एक ऐसा भी एक तरीका एक आप ग्रुप में बना सकते हैं, लागत भी इससे कम हो सकती है। और प्लास्टिक जो अवशिष्ट प्लास्टिक ऐसे ही खेत में पड़ा रहे, फिका रहे, वो भी ठीक नहीं है। तो वो भी आपके लिए और किसान के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ये बिल्कुल, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे प्लास्टिक वेस्ट कम होगा। हाँ ठीक है अजीत भाई, आगे चलें। ये इस पे आगे अपन बीजामृत पे, इसको आपने एक तरह से डिस्कस कर लिया है। हेलो अजीत भाई। हाँ बोलो। मैं कह रहा था कि एक तो आपने बताया ट्रे में पौधे वाला नर्सरी वाला, एक प्रेमल जी ने बताया था कि वो रेत बिछा कर जमीन पर, तो उसको फिर देने का तरीका क्या रहेगा किसानों को वहां तक पहुंचाने का? क्योंकि रेत और वो मिट्टी बिछा कर अगर वो अपन नर्सरी बनाते हैं तो फिर पौधे कैसे देंगे? तरीका क्या होगा उसको देने का? पहले वाले मेथड का आप तरीका पूछ रहे हो? एक मिनट मैं सुन नहीं पाया। ये मैं बता देता हूं, मैं सुन नहीं पाया था, सॉरी। एक कॉल। हाँ, उन्होंने कहा शाकिर भाई ने कि ट्रे वाला तो समझ में आ गया कि कैसे देना है, और जो इसके पहले वाली नर्सरी आपने बताई, नीचे रेत बिछा के और एक बेड बना लेंगे और बेड में पौधे लगा लेंगे, तो उसको ट्रांसप्लांट करने का किसानों को देने का क्या तरीका होगा? नहीं, वो जो नर्सरी है वो व्यक्तिगत किसान के लिए है, ठीक है। उसमें हम सिर्फ वो जो आप कह रहे हैं शुरुआत में सीड कुछ देना है, तो वहां पर हम नर्सरी एज ए सर्विस हम नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम वहां कह रहे हैं कि नर्सरी किसान खुद अपने खेत में अपने पौधों के लिए लगा रहा है, जैसे पहले लगाता था। उसमें ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो आप कि जो किसान है, जैसे मान लो एक महिला ने लगाया और उस समूह लेवल पर कर सकते हैं। हाँ, तो वो 5-7 महिलाओं को, 10 महिलाओं को, जो उसके आसपास के घर वाले हैं, जिसका
उनको दे सकती है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचा दोगे, ये नहीं होगा उसमें। ना 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 ना, वो एक्सीलेंट आइडिया, वो ग्रुप लेवल पर हो जाए, ग्रुप से 5-10 महिलाओं को मिल जाए, वो बहुत बढ़िया आइडिया, वो ठीक है, उतना ठीक है, उतना ही तक उससे हो पाएगा। बाकी एक गांव से दूसरे गांव में ट्रे वाला ही होना चाहिए। मैं टेक्निकली मैं उसी ट्रे वाले को ही, क्योंकि ट्रे आजकल इजीली अवेलेबल है, और ट्रे को लेकर जो आप क्लस्टर, जो आपके लीडर हैं, शाकिर भाई हैं, अशोक भाई हैं, आप लोग तय करें कि आपको किस तरह से पूरा ये बिजनेस आपको प्रमोट करना है, ठीक है। तब आप वो ट्रे वाला और उसके लिए नर्सरी, और कितने हजार की नर्सरी, और किस समय पौधा किस महीने में चाहिए, एक कैलेंडर बनेंगे सबके, ठीक है। आपको कब पौधा रोपित करना है, और पौधा अगर 20 लोग बैगन लगा हैं तो 20 लोगों के बैगन लगाने की तिथि एक नहीं होनी चाहिए, या बैगन के पौध की तैयार होने की तिथि भी एक नहीं होनी चाहिए। अलग अलग टाइम पे बीज लगाएं उसके, नर्सरी में भी, और अलग अलग प्रजाति के बीज लगाएं। आप समझ रहे हैं, बैगन की मान लो 3 प्रजाति 4 प्रजाति अवेलेबल हैं, और अगेती पछेती जो भी आगे पकने वाली, पीछे पकने वाली, गोल वाली, हरी वाली, नीली वाली, तो वो आपको वेरिएशंस रखना है आपकी प्लानिंग में, वो एक पूरा कैलेंडर बनना चाहिए, तब बाजार में मूल्य भी ठीक मिलेगा उसको, और वह पूरे साल भी। तो नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ प्रमिल भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो अपन, क्योंकि काफी समय हो गया है तो इसको आप जल्दी रैप अप करेंगे, लेकिन इसमें से कई सारे सवाल निकल के आ रहे हैं बारीक प्लानिंग की, जो कि ऑब्वियसली साथियों के भी दिमाग में चल रहे होंगे। तो हम लोग एक नियमित अंतराल पे आपके साथ फिर इसको, कि कैसे इसकी, जैसे कि अगला अभी जो जाड़े की सब्जियां लगवानी है, अक्टूबर में जो सब्जियां लगवानी है, तो उनकी बेसिकली ये नर्सरी वाली बात उसी परिप्रेक्ष्य में हो रही थी कि साथी कि कैसे नर्सरी लगवाएंगे, क्या करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम आपके साथ एक लगातार एक सिस्टम बना लें, वो मैं अलग से बात कर लूंगा आपसे, है ना। तो ये सब जो बारीक प्लानिंग करानी है कि कैसे, तो उस फिर एक रेगुलर अपना बन जाएगा, तो उसमें कर पाएंगे अपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसका पूरा एक सर्वे अभी डिमांड सर्वे के आधार पर असेस करनी होगी कि कितनी महिलाएं, जितने हमारे जो आपकी जो टीम बता रही है पूरा, तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर में हम लोग 1200 से 1500 महिलाओं के साथ काम कर रहे होंगे। हाँ, तो आप 1200 से, मतलब आपको इसका मतलब 15-20 हजार आपको बैगन चाहिए, 20 हजार मर्चा चाहिए, ऐसे भी तैयार होना चाहिए आपके पास। कहाँ पर कितनी नर्सरी लगनी चाहिए, किस किस अवधि में नर्सरी लगेगी, सीडिंग कब कब होगी, ये सब पूरा प्लान बनाना पड़ेगा डिटेल, अगर जोखिम कम करना है तो, वरना जोखिम आ जाएगा। नहीं, तो इसीलिए तो इसी जोखिम को कम करने के लिए आपको पकड़ा है भाई। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैं आज की चर्चा मेरे ख्याल में काफी हो गई है, हम लोग ऑलरेडी 2 घंटा 40 मिनट बातचीत कर चुके हैं। हाँ, ठीक है। तो एक आध लोगों के सवाल है छोटे मोटे, तो यदि आप ऐसे ही बता दें, जैसे एक वो पूछ रहे थे, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। तो मेरी तरफ से मैंने एक लार्जर पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश की है, इकोनॉमी, लोकल वेजिटेबल को लेकर कैसे एक लोकल इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, उसकी बात की है मैंने। साथ में आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की है, और एक इजी नर्सरी मेथड की बात की है मैंने। आपका जो मोस्ट चैलेंजिंग जो सवाल था कि गल जाता है, उसके लिए क्या रेजिलिएंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, बोरी में सब्जी क्रीपर वेजिटेबल्स कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, प्लस रिज एंड थ्रो आप कैसे मेड़ के ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत की है मैंने। साथ में आपको कैसे बीज ट्रीटमेंट होगा उसकी बात की है। ट्रे पद्धति से उसकी इकोनॉमिक्स की भी बात हुई है, और ट्रे पद्धति कब और किस स्तर पर करनी चाहिए उसकी बात हुई है। और मैंने वेजिटेबल में भाव श्रृंखला कैसे निर्मित होती है, उसमें कितने लोगों को उद्यम मिल सकता है, क्या और लाभ हो सकता है, उसकी बातचीत की है। तो साथियों, आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कीजिए, वरना आज की बैठक हम लोग, आज का जो प्रशिक्षण है, बिल्कुल मैं बस उसमें एक बात ये जोड़ दूं कि परमेश भाई ने जितनी बातें कही, जितनी चीजें बताई, वो सारी बातें आज की जो अपनी चर्चा हुई है, उस सब चीजों का उन्होंने आपको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि आपको एक बड़ा पिक्चर बन सके।
मैं बस खाली परमेश्वरी भाई का एक सवाल था जो उस समय भी वो पूछना चाह रहे थे, तो चूंकि अभी जो बाकी लोगों के जो सवाल थे उन सवालों पे काफी डिटेल और वो एक स्ट्रेटेजिक सवाल थे कहीं ना कहीं, है ना, आपके नर्सरी पर और उसमें पौधे लगाने पे। उससे जो परमेश्वरी भाई का सवाल है वो सवाल थोड़ा सा अलग है। वो अलग ये था कि उनका सवाल ये था एक तरह से ट्रीटमेंट का, कि पौधा स्वस्थ होने के बावजूद उसमें फल फूल नहीं आते और यदि फूल आते हैं तो वह झड़ जाते हैं। इस तरह की समस्या का कोई देसी समाधान या जैविक दवा हो तो बताएं। तो ये एक टेक्निकल साइंटिफिक सवाल है, तो वो मेरे ख्याल से प्रमिल भाई इसको, हाँ, तो ये जो सवाल है हम अगली बार इसको कवर करेंगे। लेकिन हम आपके सामने जो स्लाइड फाकन जो खुली हुई है उसी में उसका उत्तर भी है। घना जीव अमृत है, ठीक है, ये निर्माण की विधि है। आप गूगल में आप इसको सर्च कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर घना जीव अमृत, ठीक है। ये एक्चुअली माइक्रोबियल ग्रोथ को और पूरा जो न्यूट्रिएंट एक रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की जरूरत है मट्टी के, उनको पूरा करता है, ठीक है। और उसके अलावा द्रव जीवामृत भी है, ये भी उसी लिए है। नीमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सब टॉनिक और दवाएं हैं, ठीक है। ये जमीन को जो मजबूत करेंगी पौधा अच्छा उत्पादन के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो पीला पड़ जाता है या फूल आता है और फल नहीं आता, झड़ जाता है, फूल या फल बतिया लग के झड़ जाता है, वो कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, भूमि में। तो हम जैविक जब खेती करते हैं तो वहां पर हम ये कहते हैं कि जमीन को हमको जीवित करना है, जमीन को मजबूत करना है। तो उनके लिए जितने यहाँ पे जो स्लाइड दी हुई है उससे ये जो अलग अलग तरह की विधि से ये जो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट और बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्ट बनाने की जो विधि है वो सब इसमें निहित है। तो अगली बार हम इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा कर पाएंगे। ये सब समस्या का समाधान बहुत इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जो फसल उत्पादन है वो उसके एक कारक नहीं होते, एक कारक नहीं होता जिसके कारण पौधा स्वस्थ रहता है। उसके अनेक कारण होते हैं जिसके कारण पौधा स्वस्थ रहता है। उसी तरह से अगर पौधा पीला पड़ता है या पौधे का फल झड़ता है, एक कारण नहीं होते, अनेक कारण होते हैं। वो हमको सब समझना पड़ेगा। हमको आपको मट्टी जिस खेत में लगा है और पौधे की पिक्चर, ये सब भी एक बार हमको बतानी पड़ेगी, तो हम उसको और समझ सकते हैं कि इस जमीन की पोषक तत्वों की अनुपलब्धता के साथ भी कोई और कारण है जिसके कारण यह लक्षण पौधे से आए हैं। तो वो हम समझ के फिर आपको उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। वरना आप ये समझिए कि पोषक तत्व की कमी के कारण है, तो ये जो सामने वाली स्लाइड है इसमें सब ये अगर डालेंगे तो इससे फायदा हो जाएगा, रुक जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है। और प्रमेल भाई को आज के लिए एक लंबे सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।